नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकियावेली के बारे में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैकियावेली। सीयूटी पीजी में स्पष्ट रूप से एज अ थिंकर दिया गया है, तो हम लोग को पढ़ना है मैकियावेली को। अगर हम देखें हिंदी में लिखने के लिए, तो हिंदी में तो ऐसे हम लिख दिए हैं। कई किताब में आपको ये कियावेली मिल जाएगा, वेली ऐसे लिखते हैं। तो ये सब तो कोई बहस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की तो भाषा है नहीं, इसलिए इसका जब हिंदी रूपांतरण करते हैं तो बदल जाता है। तो आप तो इंग्लिश में ही ध्यान रखें, है ना, ऐसे आप लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैकियावेली है, मैकियावेली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम जब शुरू करते हैं तो शुरू में ही इसको पढ़ते हैं। और जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट किया था, तो आप याद कीजिए, मैं आपको बताया था कि इसको कहा जाता है आधुनिक यानी मॉडर्न, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता। इस लाइन को तो आपको ध्यान रखना है, यानी ये है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का ये पिता है। तो इसको क्यों बोलते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का पिता, इसको आज हम जान लेंगे। और साथ में हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण कुछ स्टेटमेंट चलता है, कुछ लोगों ने इसको कोट किया है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग म्यूट नहीं किए हैं, आप म्यूट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन म्यूट नहीं किया है? यहां से हम म्यूट कर दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप अनम्यूट नहीं करें। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मैकियावेली के बारे में, और ये है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक महत्वपूर्ण बिंदु। और इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, शब्दावली के रूप में या तथ्य के रूप में, कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता है ये, यानी फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। क्यों बोलते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट? अगर इसका अगर देखें कि जन्म कब हुआ है, तो आप पाएंगे 1469, यानी आप देखो 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। पांचवी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक, है ना, 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक माना जाता है डार्क एज, अंधकार का युग, अंधकार का काल माना जाता है 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में। ये शताब्दियां कैसे बदलती है? शताब्दी 100 वर्षों का एक समूह होता है। तो अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? अभी 21st सेंचुरी चल रहा, 21वीं शताब्दी चल रहा है। और डेट अगर देखें तो 2024, तो 2024 है, 2000 है, 2000 से ज्यादा हो रहा है, तो इसको क्या बोले हैं? 20th सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी बोल रहे हैं। अगर 1947 देश आजाद हुआ है, तो 19वीं शताब्दी नहीं है, ये 20वीं शताब्दी की घटना है। तो ये देखो, ये किस शताब्दी की घटना है? तो ये 15वीं शताब्दी की घटना है। और 15वीं शताब्दी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कितना बाकी है? 70 होगा, फिर 30 साल और, माने 31 साल के बाद 15वीं शताब्दी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब मैकियावेली जो है 15वीं शताब्दी में जन्म लिया है, और डार्क एज 15वीं शताब्दी तक है, और ये बड़ा होगा 31 साल के एज में, तो बड़ा हो जाएगा। तो 15वीं शताब्दी खत्म जैसे, तो इस टाइम पीरियड को माना जाता है कि डार्क एज का खत्म हो चुका है और मॉडर्न युग का आगाज हो चुका है। तो मैकियावेली को आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड के तौर पर भी, कि 1469 में इसका जन्म हुआ है, और ये 15वीं शताब्दी की लास्ट की घटना है। माने 15वीं शताब्दी अब खत्म होने वाला है 31 साल के बाद, तब तक मैकियावेली बड़ा हो गया है, इसका अपना विचार देने लगा है, और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इसको पिता कहा गया है। तो क्या केवल ये डेट के वजह से मान लिया जाए? तो नहीं, डेट से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके विचार इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताया था, बेसिक जब पढ़ा रहे थे हम लोग, तो मैं आपको बताया था कि डार्क एज क्या होता है। उस समय डार्क एज में क्या हो रहा था कि हर चीज की व्याख्या अकॉर्डिंग टू रिलीजन हो रहा था, धर्म के अनुसार व्याख्या हो रहा था। धार्मिक रूढ़ियां, परंपराएं, चर्चवाद, पोपवाद सब बढ़ गया था। हर चीज की व्याख्या धर्म के अनुसार हो रहा था। कोई व्यक्ति यदि धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन कर दे, चर्च की बातों को न माने, तो चर्च के जो लोग थे, है ना, इवन आप ऐसे कहें कि जो समाज के कुछ लोग थे जो रूढ़िवादी थे, वो जिंदा जला दिया करते थे। इतनी चरम पहुंच गया था। और अंधभक्ति पूरा, मतलब जो बिलीव था ना, वो डार्क बिलीव हो गया था,
स्पष्ट कुछ भी नहीं था, ट्रुथ पे कुछ भी नहीं कायम था। हर चीज इहलोह की मटेरियल चीजों की अब कल्पना नहीं होकर के पारलौकिक चीजों की बात हो रही थी। और जो तर्क था, विवेक था, रीजन था, है ना, रीजन था, रेशनल था, रेशनलिटी जो ह्यूमन की बात थी, ये सब खत्म हो चुका था। ये माना जा रहा था अंधकार युग में कि मानव जो है खलकामी है, भावुक है, इसको कुछ नहीं पता है, इसको तो विवेक है ही नहीं, है ना, यानी दिमाग ही नहीं है। अरस्तु तो ये बोल रहा था कि महिलाओं को रीजन नहीं होता, डार्क एज में कहा जाए किसी को रीजन नहीं होता, है ना। तो अब देखिए, अब किसी को रीजन नहीं हो रहा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को अपना हित नहीं पता है तो धर्म बताएगा, पोप बताएगा, धार्मिक गुरु बताएंगे कि व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये सब घटना कब की है, डार्क एज की घटना है। शुरू कब हो गया था, 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक हो गया था। अच्छा, इससे पहले क्या था, इससे पहले जब हम जाएंगे तो हम प्लेटो के सुने थे। ईसा पूर्व की पहले की घटना है प्लेटो, है ना, प्लेटो है, वहां अरिस्टोटल है। तो ये है यूनानी चिंतन यहां था, यानी ग्रीक फिलॉसफी यहां पे थी। और ग्रीक फिलॉसफी में क्या था, आपको मैं बताया था कि प्लेटो जब हम लोग पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा कि ये तर्क की बात कर रहा है, अरिस्टोटल भी तर्क की बात कर रहा है ना, अरिस्टोटल भी तर्क की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पुरुषों में जो है रीजन होता है, महिलाओं में रीजन नहीं होता, दास में रीजन नहीं होता, बच्चों में नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ रीजन की चर्चा हो रही थी ग्रीक में। फिर इसके बाद रोमन चिंतन आ गया, रोमन चिंतन के बाद आ गया मध्ययुगीन चिंतन, इसी को कहा गया ईसाई चिंतन, क्योंकि ये ईसाई धर्म से प्रभावित था। और पोप जो था वो बहुत ज्यादा हर चीज में हस्तक्षेप करता था, और व्यक्ति को मान लिया गया कि व्यक्ति खलकामी है, भावुक है, इसको अपना हित नहीं पता है, हर एंगल से इस व्यक्ति को मदद करने की जरूरत है। तो ये कब तक चला, 15वीं शताब्दी तक चला। जैसे जैसे ये समय बीतता गया, और इस टाइम पीरियड में जब देखो हर चीज अंधविश्वास जब होने लगता है, तो फिर कोई खुशी नहीं रह सकता। जो लोग अंधभक्ति करा रहे हैं वो भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। और एक मंदिर है ना, मंदिर तो नहीं लेते, ईसाई धर्म से संबंधित मामला ज्यादा है तो उसको लेते हैं। तो अगर कोई चर्च है, वहां पे बहुत सारा अगर पैसा आ रहा है तो अनाचार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना, ये निश्चित है। क्योंकि अब पैसा आया है, उस पैसे से जो पादरी है वो अपना घर भर रहे हैं, और मानव की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही, आम जनता परेशान हो रहा है ना। यहां पे कहा जा रहा था कि आप जो बुरे काम किए हैं, पाप के भागी हैं, आपको पाप मोचन पत्र लेना चाहिए, है ना, यानी इतना चढ़ावा चढ़ाइए और पाप मोचन पत्र मिले, ईसा मसीह से बात हो जाएगी, साइन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, आपको पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगा, फिर आप जाएंगे स्वर्ग में, आपको जगह मिलेगा। स्वर्ग नरक ये सब की बातें हो रही थी, पूरा हर चीज धार्मिक रूप से एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो ऐसे में विरोध शुरू हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, किसी चीज का विरोध कब होता है, विरोध तभी होता है जब बहुतायत लोग, बहुसंख्यक जनता, अधिक से अधिक जनसंख्या परेशान होने लगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगे, शोषण होने लगे। हमारे देश में अंग्रेज जब आए तो शुरू में तो व्यापारी थे, तो कोई दिक्कत नहीं था, व्यापार करिए, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो बड़ा शोषण करने लगे, और जैसे जैसे उनका शोषण बढ़ते गया तो विरोध भी बढ़ते चला गया। आपके ही घर वाले हैं, है ना, अगर आप पे जबरदस्ती कुछ बात थोपने लगे, आपको कुछ बात है, आप माने कि नहीं तुमको कुछ नहीं आता है, और आपको हर चीज जबरदस्ती, आप कुछ भी करना चाहे उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने, हालांकि वो तो मम्मी पापा होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, हमारे हित में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप किसी दूसरे के फैमिली के मेंबर हैं और वो अपने हित के लिए आपको दिन भर खटा रहा, पढ़ने की बात सोच रहे हैं तो कह रहा कि पढ़ने से क्या ही होगा, कुछ नहीं हो, पढ़ने से तो लोग पागल हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि तुम पढ़ने लगोगे तो उनका काम नहीं होगा, तो दिन भर आपको खटवा रहे हैं। तो ऐसे में आपको शोषण होगा, और कितना दिन तक आप झेलोगे, अगर आप कमजोर हो, नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे झेलते जाओगे। लेकिन ऐसा ही सोचिए, बहुतायत रूप में होने लगे तो एक व्यक्ति उसका अगेंस्ट करेगा, जब लोगों को पता चलेगा, वो भी शोषित, जो शोषित हो रहा था उसको जैसे पता चलेगा वो भी विरोध कर देगा, तो ये विरोध बढ़ने लगता है। तो अंग्रेजों ने भी ये जो किया था, तो यहाँ की जो जनता थी उसने विरोध, अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार से जब मध्य युग में, मध्यकाल 15वीं शताब्दी आते आते धर्म की इतनी ज्यादा
बुरा प्रभाव लोगों के पड़ने लगा कि लोग शोषित होने लगे, है ना। ये पाप मोचन जो पत्र दिया जाता था वो पैसा से दिया जाता था, आम जनता ठगा ठगा महसूस करता था, है ना। पादरी के पद बेचे जाते थे, पद बेचना है तो पैसा चाहिए, तो इसलिए जो छोटे वाला पादरी होता था वो ज्यादा पैसा कलेक्ट करता था। तो इससे बहुत सारे लोगों की स्थिति खराब होने लगी, फटे हाल हो गए, है ना। तो ऐसे में अगेंस्ट शुरू हुआ और बहुत सारे फील्डों में अगेंस्ट शुरू हुआ। ये जो मध्य युग का जो अंधकार युग का जो विरोध किया गया वो किसी एक क्षेत्र में नहीं किया गया, राजनीति के क्षेत्र में विरोध हुआ, है ना, धर्म के क्षेत्र में विरोध हुआ, विज्ञान में क्रांतियां हुई, है ना। अगर आप देखें कि कौन कौन किस क्षेत्र में कर रहा है, तो अगर हम धर्म के रूप में देखें, धर्म के क्षेत्र में किसने सबसे पहले रिलीजन के सेक्टर में या स्फीयर में किसने विरोध किया, तो मार्टिन लूथर किंग, आपको मैंने बताया था। तो मार्टिन लूथर किंग ने धर्म के क्षेत्र में विरोध किया। अगर हम साइंस की बात करें तो वहां पे कोपरनिकस, है ना, गैलीलियो गैलीली, ऐसे लोगों ने, केपलर ने, इसे लोगों ने विरोध किया कि हाँ साइंस में इन लोगों ने कुछ काम किया। इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में मैकियावेली ने इसका विरोध किया, और मैकियावेली ने जो धर्म के रूप से सब कुछ, जो राज्य था ना, उसको धर्म के अनुसार चलाया जा रहा था। तो मैकियावेली ने सबसे पहले क्या किया, इसने किया जो धर्म था, रिलीजन था और राज्य थे, इस राज्य को, जो कि राज्य यानी राजनीति से संबंधित है, धर्म और राजनीति को इसने पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया, डेफ्रिसिएट कर दिया, है ना। यानी धर्म अलग है, राजनीति अलग है। अब ध्यान से देखिएगा, राज्य जो है, नहीं, राजनीति क्या है, राज्य से संबंधित है। जो राज्य का संचालन हो रहा है वो धर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है। कब? मध्य युग में, डार्क एज में। अब मैकियावेली राजनीति के क्षेत्र में क्या कह रहा है कि नहीं, स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है। राज्य का संचालन, जो राजा है ना, जिसके पास ये जो हम पढ़ते हैं ना, सुवर्निटी, ये सब पहले ये अंधकार युग में कंसेप्ट नहीं थे, ये मैकियावेली से आए हैं। तो मैकियावेली ने इस बात को जोर दिया कि राज्य को अपना स्वायत्त होना पड़ेगा, स्वरीन होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगी। तो धर्म अलग है और राजनीति अलग है। इसी ने कहा कि जो नैतिकता होती है, यानी मोरालिटी, नैतिकता भी अलग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता मैकियावेली को क्यों बोलते हैं, तो कोई एक कारण नहीं है। एक कारण ये पक्का जरूर है कि धर्म, नैतिकता और राजनीति को इसने अलग अलग किया है। इसलिए हम इसको फर्स्ट टाइम बोलते हैं आधुनिक राजनीति चिंतन का पिता कहते हैं। चिंतन याद रखना है, थॉट है, ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर है। क्यों कहते हैं, एक बिंदु आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिलीजन, मोरालिटी और पॉलिटिक्स, इसको इसने अलग अलग किया है। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, समझ रहे हैं हम लोग, कि जो मैकियावेली है ना, वो एक व्यवहारिक चिंतक है, व्यवहारिक चिंतक है और यह यथार्थवादी है। यथार्थवादी मतलब रियलिस्ट और व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल। जो ऐसे कुछ चिंतक होते हैं ना, कुछ वो अवधारणाएं बनाते हैं और अलग अलग अवधारणाएं बनाते हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, ये जो स्टेट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो कुछ लोग बताते हैं, उसमें नागरिकता क्या होती है, ऐसे बताते हैं, है ना। तो ऐसे ये बात नहीं कर रहा, ये व्यवहारिक चिंतक है, जो है वो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसी पे अपना पूरा राजनीति कर दिया है। इसने कोई नया चीज नहीं बताया है, कि इसने कोई थियरी नहीं गढ़ा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। जैसे आप नेचुरल स्टेट होता है, प्लेटो और अरिस्टोटल के संबंध में हमने चर्चा किया था, वो लोग राज्य को क्या मान रहे हैं कि नेचुरल स्टेट है, और जो प्लेटो है वो आइडियल स्टेट की कल्पना कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, अरे बढ़िया राज बना रहा है। एक मोरालिटी के साथ उसने एक नॉर्म्स सेट किया है और ऐसा कल्पना किया है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना व्यवहारिक है, व्यवहार में क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल बात है ना। अपने राज्य को मजबूत, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है, इसी पे बात है इसकी। ये नहीं कि फ्यूचर में हमको क्या करना, कैसे राजा होगा, कैसे प्रजा होगी, ऐसा कुछ व्याख्या नहीं कर रहा। हम ये अरिस्टोटल की तरह ऐसा कुछ नहीं कि क्रांति का थियरी क्या है,
है ना, किसको सिटीजनशिप दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, ऐसा नागरिकता पे कोई विचार नहीं रख रहा है, थियरी कुछ नहीं दे रहा है। तो इसको व्यवहारिक बोलते हैं। प्रैक्टिकल ये था, प्रैक्टिकल थिंकर था कि ये व्यवहारिक चीजों पे ध्यान दे रहा, ये सिद्धांतों के निर्माण में कोई काम नहीं कर रहा है। इवन जो सिद्धांत पहले थे उसका खंडन कर दिया, ये अलग बात है, पर कोई नया थियरी नहीं दिया है, इस बात को ध्यान दीजिए। और बात करते हैं यथार्थवादी, जो रियलिस्ट चिंतक होते हैं, जो रियलिस्ट थिंकर होते हैं, वो कौन होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो यथार्थवादी होता है ना, जो रियलिस्ट होता है, उसका व्यू जो है ह्यूमन नेचर पे बुरा होता है। वो कहता है कि जो ह्यूमन है ना, वो ग्रीडी है ना, स्वार्थी है, लालची है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, धोखाधड़ी वाला है, मतलब फ्रॉड टाइप का होता है। ऐसा समझें कि जो मानव है, जो मानव का स्वभाव है, वो अच्छा नहीं है। तो मैकियावेली यथार्थवादी है। कोई भी यथार्थवादी मिलेगा आपको, कोई भी रियलिस्ट थिंकर होगा, हम आईआर में पढ़ेंगे, मर्गेंथौ को पढ़ेंगे, है ना, ईएच कार को पढ़ेंगे। इसी तरह से हमने पेलोपोनेशियन वार पढ़ाया था, तो उस समय आपको थ्यूसिडाइस का नाम दिया था, कौटिल्य का नाम हमने दिया था। तो ये सब यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी जो होते हैं वो क्या मानते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। इसमें आप हॉब्स भी ध्यान रखें, हॉब्स भी क्या है, यथार्थवादी है। ये भौतिक चीजों को ज्यादा सच मानते हैं, पारलौकिक चीजों की तो चर्चा ही नहीं करते, है ना। ये पावर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, पावर कहते हैं, हर चीज पावर, हर चीज के केंद्र में क्या रहेगा, पावर है, सेंटर में पावर ही रहेगा, है ना। पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल, है ना, ऑफ पावर। ये मर्गेंथौ का परिभाषा है। जब हम पढ़ेंगे आईआर में मर्गेंथौ को, तो उसमें सुनेंगे कि वो कहता है कि राजनीति जो है शक्ति का संघर्ष है और कुछ नहीं है। उसने पूरे राजनीति को, पूरे पॉलिटिक्स को उसने पावर के रूप में परिभाषित कर दिया है। तो जो यथार्थवादी हो ना, उनके केंद्र में रहता है पावर, पावर पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखें तो बड़ा अच्छा रहेगा, हालांकि हम इस पे चर्चा किए थे बेसिक में। जो यथार्थवादी होते हैं, रियलिस्ट होते हैं, वो कौन कौन है, एग्जाम्पल के तौर पे थ्यूसिडाइस पेलोपोनेशियन वार वाला, उसके बाद हॉब्स रखिए, मैकियावेली रखिए, उसके बाद कौटिल्य भारतीय चिंतन में कौटिल्य को रखिए, मर्गेंथौ को रखिए, ईएच कार को रखिए, ईएच कार, है ना, ईएच कार ने इसने लिखा 20 ईयर क्राइसिस बुक लिखा है, 20 इयर्स क्राइसिस, है ना। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है ईएच कार का, तो ये रखिए। तो हम अभी बात कर रहे थे, जो मैकियावेली है वो व्यवहारिक चिंतक, प्रैक्टिकल वाला बात कर रहा है। यथार्थवादी चिंतक है, इसका मतलब यह व्यक्तियों के संबंध में अच्छा भाव नहीं रख रहा है। ये क्या मान रहा है कि जो व्यक्ति है एज अ नेचर, व्यक्ति का जो नेचर है, स्वभाव है, वो अच्छा नहीं होता, वो ग्रीडी होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है ना, वो अपने बारे में केवल सोचता है। ये सारे लोग कौन सोचते हैं, यथार्थवादी टाइप जो होते हैं, ऐसे थिंकर ऐसा सोचते हैं। तो मैकियावेली भी यथार्थवादी है, इसलिए वो ऐसा विचार रखता है। चूंकि वो ऐसा विचार रखता है इसलिए यथार्थवादी है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। तो चलिए, हमने अभी बात कर लिया कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कौन है, तो मैकियावेली है। और क्यों कहते हैं, तो एक बिंदु हमने जाना है, कोई एक बिंदु नहीं होता किसी चीज का आंसर, इस चीज का कि पिता क्यों है, कोई एक बिंदु थोड़ी होगा, कई बिंदु होगा। हम राजनीति विज्ञान का पिता अरिस्टोटल को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कोई एक कारण थोड़ी है। हम उसको ये कहते हैं कि वो इंडक्टिव मेथड यूज किया था, है ना, उसने फिलॉसफी को, एथिक्स को पॉलिटिक्स से अलग किया, पॉलिटिक्स को अलग सेपरेट उसका रूप दिया, कंपैरेटिव स्टडी मेथड यूज किया, इंडक्टिव यूज किया। ये सब जब होता है ना, कई चीजें मिलकर के उसको फादर कहा जाता है। तो एक कारण अभी हमने आपको बता दिया है आज की क्लास में कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता है, क्योंकि उसने धर्म को और नैतिकता को, राजनीति को, तीनों को अलग अलग कर दिया और राजनीति को धर्म से सेपरेट कर दिया, है ना, सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक बिंदु ये है। फिर व्यवहारिक चीजों पे कि वो व्यवहारिक है, इस पे हमने चर्चा कर लिया। यथार्थवादी है, इस पे हमने चर्चा कर लिया। और डार्क एज के लिए पृष्ठभूमियां हमने आपको बता दी कि उस समय की पृष्ठभूमि क्या है जिस समय ये बात रख रहा है। क्योंकि किसी भी थिंकर का जो विचार होता है ना, वो शून्य में पैदा नहीं होता, किसी इम्पटी स्पेस में पैदा नहीं होती, वर्तमान परिस्थितियों को देख के ही पैदा होती है। तो उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी, इसलिए इसका विचार इस प्रकार से हुआ। कहते हैं, ये जो संदर्भवादी हैं वो कहते हैं कि जो थिंकर होता है वो अपने समय और स्थान का स्लेव होता है, दास होता है।
हर कोई होता है, केवल थिंकर ही थोड़ी होता, हर कोई होता है। लेकिन जब हम थिंकर के रूप में जब पढ़ रहे हैं तो थिंकर ही कहेंगे ना, है ना। आपका ही विचार जो है वो कैसे विचार बदलते हैं, कोई घटनाएं बदलेगी, आसपास में कुछ घटनाएं होंगी, उसी से आप भी प्रभावित होते हैं और आपका विचार फॉर्म होता है। तो हर किसी का विचार जो है संदर्भ पे डिपेंड करता है कि उसका संदर्भ क्या है। तो जो संदर्भवादी हैं, कंटेक्चुअलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, कंडीशन क्या था, अगर उसको समझ लिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कह क्या रहा है। तो संदर्भवादी जो कंटेक्चुअलिस्ट होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। तो अगर हम पुनर्जागरण, है ना, ये सारे जो डार्क एज जो है, अभी पुनर्जागरण एक नया शब्द आ गया है, रेनेसा। तो ये जो पुनर्जागरण है, डार्क एज में इतनी बुराइयां थी, सब कुछ धर्म के अनुसार हो रहा था, इसका विरोध किया गया, इसी के विरोध को कहा गया पुनर्जागरण। हमारी जब पहली क्लास हुई थी तो हम लोग इस पे चर्चा किए थे, पहली क्लास में शायद बात हुआ था पुनर्जागरण पे, रेनेसा पे, रेनेसा। तो रेनेसा जो है, पुनर्जागरण जो है, ये जो रेनेसा है ये हर फील्ड में आया, कला के क्षेत्र में, है ना। विंची ने कला के क्षेत्र में अलग अलग वो चित्र, फोटो बनाना शुरू कर दिया। पहले देवी देवताओं का फोटो बनते थे, अब वो मानव और मानव की खुशियों और स्वप्न का चित्र बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये कला के क्षेत्र में हो गया, राजनीति के क्षेत्र में मैकियावेली कर दिया, उसके बाद साइंस के क्षेत्र में क्रांति हो गया और ये सब चीजों का विरोध किया गया केपलर के द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा। इसी तरह हर फील्ड में व्यापक तौर पे परिवर्तन देखा गया और धर्म का विरोध किया गया, धर्म का विरोध किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी धार्मिक रूप में, पहली बार विरोध हुआ और वो है नाम क्या है उसका, हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, नाम क्या है, किंग। कौन किंग? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने इसकी शुरुआत कर दी। तो इसको आपको ध्यान रखना, वो जर्मनी का था, मार्टिन लूथर किंग। तो पुनर्जागरण के बारे में हमने आपको अभी बताया कि जो ये डार्क एज में जो चीजें चल रही थी, जो कुरीतियां चल रही थी, जो अविश्वास था, अंधविश्वास जो था, धार्मिक चीजों के, धार्मिक रूप से हर चीज की व्याख्या की जा रही थी, उसका विरोध कहलाया पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण मतलब आधुनिक युग, आधुनिक युग यानी मॉडर्न एरा का आगाज हो गया। पुनर्जागरण से ही हम कहते हैं कि आधुनिक युग आ गया है। और आधुनिक युग की जो शुरुआत हो रही है वो हर फील्ड में हो रहा है। राजनीति के क्षेत्र में कौन कर रहा है? वो कर रहा है मैकियावेली। इसलिए हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का उसको पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे थिंकर हैं, इन लोगों ने मैकियावेली पे कोट किया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे लास्की कहता है कि संपूर्ण रेनेसा यानी संपूर्ण पुनर्जागरण आ गया है मैकियावेली में, संपूर्ण रेनेसा आ गया है, संपूर्ण रेनेसा आ गया है, यानी कंप्लीट कह लें, संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली में आ गया है। संपूर्ण रेनेसा, है ना, संपूर्ण पुनर्जागरण किस में आ गया है? मैकियावेली में आ गया है। ये कौन कह रहा है? लास्की कह रहा है, एक थिंकर है, कोट इसने किया कि संपूर्ण रेनेसा, कंप्लीट रेनेसा आ गया है मैकियावेली के अंदर। अब रेनेसा क्या है? अब रेनेसा भी आपको मैं बता दिया, इसीलिए क्योंकि रटना ना पड़े, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रोफेसर डनिंग है, डनिंग। तो प्रोफेसर डनिंग का क्या कहना है, इस पे हम बात करते हैं। तो ये कहता है कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था, अपने युग का शिशु। फ्लोरेंस वासी मतलब ये फ्लोरेंस का था। तो मैकियावेली कहाँ का था? सबसे पहले इसको थोड़ा बात कर लेते हैं। ये इटली का था, है ना, इटली का था। और इटली में कहा? फ्लोरेंस नगर। तो ये तो सबसे पहले आप नोट कीजिए कि जो मैकियावेली है, आपने जो डेट लिखा है कि जन्म कब हुआ है ना, तो वहां पे ही आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इटली का है और फ्लोरेंस नगर का है। अभी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में जब हम प्लेटो वगैरह पढ़ रहे थे कि एक यूनान बड़ा सा एरिया है, उसमें एथेंस, स्पार्टा, सिराकयूज, है ना, ये इस तरह से क्या थे? सिटी स्टेट थे। भारत में हमने आपको बताया था कि जो भारत था इसमें आपने मगध,
है ना, वैशाली, इस तरह से बहुत सारे हमने सिटी स्टेट देखे थे। तो इसी तरह से इटली जो है बड़ा सा है, इसमें फ्लोरेंस एक सिटी स्टेट है और यहां पे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था पोप का। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई है वो इटली से हुई है और वो भी फ्लोरेंस शहर से हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि फ्लोरेंस क्या है, एक सिटी स्टेट है, एक छोटा सा नगर राज्य है जो कि इटली में था। और आप ध्यान दीजिएगा हुआ क्या था कि जो मैकियावेली है वो चाहता है कि इटली का यूनिफिकेशन किया जाए, एकीकरण किया जाए। जैसे हम जब एकीकरण की बात आती है तो हम तीन एकीकरण पढ़ते हैं। एक तो इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, फिर जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं और फिर भारत का एकीकरण पढ़ते हैं। तो इटली का एकीकरण जो है वो स्वप्न देखा था मैकियावेली। और जब जर्मनी के एकीकरण की बात किया जाए तो पृष्ठभूमि हीगेल ने तैयार किया और बिस्मार्क के नेतृत्व में वहां क्रांति हुई। बिस्मार्क के नेतृत्व में बदलाव आया और एकीकरण हुआ, है ना, हिटलर जर्मनी का ही था। इसी तरह से फिर भारत का एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन हुआ और ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। जो छोटे छोटे देसी रियासतें थे वो सब एक हुए और एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से जो इटली था उस समय जब मैकियावेली का जन्म था, मैकियावेली जब था उस समय जो इटली था वो बड़ा सा भाग था और इटली जो है ना छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ है। यहाँ पे कोई अलग राजा है वो शासन कर रहा है, यहाँ पे कोई अदर राजा है वो शासन कर रहा है, यहाँ पे कोई और राजा है जो शासन कर रहा है और ये एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, कोई दूसरा आके इनको लड़ के निपटा भी दे रहा है। तो ये व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है कि हम अगर इटली का एकीकरण करा दें तो इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा और राष्ट्र राज्य बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। देखिए सबसे पहले नेशन स्टेट, पहले जो था ना वो सिटी स्टेट चल रहा था, सिटी स्टेट। अब आ गया है नेशन स्टेट। और याद रखिएगा ये नेशन स्टेट जब भी आए ना तो ये इसको आप ध्यान ही रखना है कि मैकियावेली से शुरू हुआ है। सोवर्निटी, नेशन स्टेट, ये सब चीजों की शुरुआत मैकियावेली से मानी जाती है। अब सोवर्निटी तो थोड़ा देर भूल भी जाएं पर नेशन स्टेट नहीं भूलना है। नेशन स्टेट किसने अवधारणा प्रस्तुत की, है ना, राष्ट्र राज्य। देखो राज्य जो है ना इसमें एक भूभाग होता है, उस पे जनसंख्या रहती है, राज्य का 4 एलिमेंट होता है ना। स्टेट थियरी में इसको पढ़ना होता है कि राज्य में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। हम राज्य कब बोलेंगे किसी चीज को कि ये राज्य है, राज्य तब बोलते हैं जब 4 चीजें पूरा होनी चाहिए। वो 4 चीज क्या क्या है, अगर उसके पास सोवर्निटी है, सोवर्निटी मतलब संप्रभुता, सोवर्निटी है, संप्रभुता है। उसके बाद उसके पास जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ इसके पास एक सरकार हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट होनी चाहिए। और इसके पास एक होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक सीमा है। ये अगर होगा ज्योग्राफिकल, इसके पास बाउंड्री होना चाहिए। ये जब 4 चीजें मिलती है तो राज्य बोला जाता है। ठीक, जो राष्ट्र होता है ना वो एक भाव होता है, राष्ट्र एक भाव है, लेकिन राज्य जो है एक भौगोलिक, वो एक फिजिकल चीज है। और ये जो है ना ये इमोशनल चीज है। राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र जुड़ाव महसूस होता है, एक दूसरे से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं तो राष्ट्र है, और जुड़ाव महसूस नहीं करता तो राष्ट्र नहीं है, बस वो राज्य है ना। इसमें थोड़ा सा इमोशन आ जाता है, बाकी ये सब चीजें रहेंगी। ठीक, तो अगर आप देखें हम बात करते हैं अपने देश की, अपने देश में यहाँ पर बिहार है, ठीक, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर आप राजस्थान ले लें, तो सब कोई अगर एक दूसरे से उनको कोई लगाव नहीं है, उनको अपनापन फील नहीं होता है, वो एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, तो फिर राष्ट्र हुआ नहीं, फिर ये राज्य है क्या, है ना। यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र है, सरकार है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, सब है, लेकिन एक दूसरे से उनका कोई लगाव नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि ये राष्ट्र तो नहीं बना है। और आपको याद है कि जब देश आजाद हुआ था तो चर्चिल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो क्या कहता था कि भारत न कभी राष्ट्र था न कभी राष्ट्र होगा। ये कभी था ही नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि जितना बिहारी और पंजाबी में डिफरेंट है उतना यूरोप के वो 2 देश का नाम लेता है, उस देश में इतना अंतर ना है,
है ना। हम एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस ले लेते हैं और जर्मनी ले लेते हैं। फ्रांस और जर्मनी में जितना अंतर ना है उतना बिहारी और पंजाबी में है। तो जब बहुत ज्यादा अंतर होगा तो कैसे होगा। यानी राष्ट्र जो होता है ना, पश्चिमी अवधारणा ये है, एक राष्ट्र तब बनता है एक भाषा के लोग हो, एक जाति के लोग हो, नस्ल भी उनका एक जैसा हो, एक जगह रहते हैं, उनकी एक पसंद हो, उनका एक धार्मिक पहचान हो, हर चीज में एक ही रहता है। विविधता में काम नहीं चलेगा, विविधता फिर राष्ट्र बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब हिंदू है फिर मुस्लिम है, उनकी तो अलग अलग बात आ गई ना, तो वो एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। तो राष्ट्र तभी बनेगा जब एक चीज हो, एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक जाति हो, इस टाइप की बातें होती है तो राष्ट्र उसको बोला जाता है, नेशन बोला जाता है। तो हमारे देश के लिए कहा जाता है, भारत के लिए, कि भारत न कभी राष्ट्र था न कभी राष्ट्र हो सकता है। ये चर्चिल बोला करता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1945 में वो था, फिर वो हार गया तो क्लीमेंट एटली का सरकार आया, तब जाके अपना देश आजाद हुआ था। तो वो ऐसा कहा करता था। लेकिन भारत ने अद्भुत चमत्कार किया कि बाद में एक बात निकल के आई, है ना, विविधता में एकता, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। पूरा दुनिया अचंभित रह गई कि ये कैसे हो गया, है ना। और आज हम बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं और खुशी खुशी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ घटनाएं घटती है, नागालैंड में कुछ घटनाएं घटती है, तो अभी भी इस बात को कहा जा सकता है कि भारत पूर्ण रूप से राष्ट्र बना नहीं है, राष्ट्र बनने की दिशा में आगे है, पर बन जाएगा बहुत जल्द, ऐसा हम सोच के चलें। क्योंकि आज जो घटनाएं घटित हो रही है वो आज से अगर हम 70 साल 75 साल पीछे जाएं तो ज्यादा तीव्र था। इतना प्रॉब्लम जितना आज बहुत कम प्रॉब्लम है, एक दूसरे से विरोध पहले बहुत ज्यादा था, है ना। तो धीरे धीरे हम राष्ट्र भी बन जाएंगे। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भारत तो राष्ट्र हो चुका है, तो हम भी मान लेते हैं कि राष्ट्र हो चुका है। लेकिन थोड़ी सी अगर कुछ बातों को इग्नोर करें तब हम कह सकते हैं, बाकी चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो राष्ट्र राज क्या होता है? राष्ट्र राज ये होता है कि वहां की जो जनता है उसमें इमोशनल कनेक्टिविटी हो, वो एक दूसरे को अपना माने कि ये भी हमारा, मतलब अपनापन होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं राष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्र राज की इसने कल्पना रख दी। और ये जो ये विखंडित विखंडित जो इटली था, विखंडित विखंडित जो इटली था, इसने ये सोचा कि ये सारे एक होने चाहिए, इसका यूनिफिकेशन किया जाएगा, फिर बाद में एक स्वयं प्रभुता स्थापित होगी, कोई एक राज, एक नेशन स्टेट होगा, ऐसा इसने बात सोचा है। तो इसने तो बात सोचा, अच्छी बात है। इस पे एक इंपॉर्टेंट कोट आता है। कोट क्या है ध्यान दीजिएगा, हीगल का कोट है। क्योंकि हीगल इनके बाद बहुत दिन बाद आया है हीगल, और वो क्या कहता है, उसका मंशा क्या था? हीगल का मंशा था कि वो जर्मनी का एकीकरण करा दे। तो इसलिए हीगल जो है प्रभावित होता है मैकियावेली से और कहता है कि ये मैन ऑफ जीनियस है, मैन ऑफ जीनियस, मैन ऑफ जीनियस। आपको ये नोट करना है, मैन ऑफ जीनियस कौन कहता है, किसको कहता है? तो मैन ऑफ जीनियस हीगेल कहा है। हीगेल ने कहा है किसको? मैकियावेली को। क्यों कहा? ये कहता है कि ये बहुत अच्छा आदमी था, है ना, इसके जो स्वप्न थे बड़ा अच्छा थे कि ये इटली का एकीकरण चाहता था। और इसी को हीगल ने मैकियावेली को लेकर के और अपना बातें रखता है, और उसने भी राष्ट्र राज की कल्पना करता है और ये मानता है कि एक दिन जर्मनी का भी एकीकरण हो जाएगा और जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा, है ना। तो मैन ऑफ जीनियस कौन कहता है? इतनी सारी चर्चाएं में आपको बात याद क्या रखनी है कि मैन ऑफ जीनियस किसने कहा है? तो हीगेल ने कहा है। किसको कहा है? मैकियावेली को कहा है, ठीक है। और हमने इसमें बात किया कि संपूर्ण रेनेसा, टोटल रेनेसा ना, ये कंप्लीट रेनेसा आ गया है किसमें? मैकियावेली में। कौन बोला है? लास्की ने बोल दिया है। और डनिंग क्या कहता है? प्रोफेसर डनिंग कहते हैं कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, अपने युग का शिशु है। कौन? मैकियावेली। अगर सीधा ही मान लो पूछ ले कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था, या इतना बस आ जाए कि चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, अपने युग का शिशु,
किसको कहा गया है? तो मैकियावेली को। किसने कहा है? प्रोफेसर डनिंग ने कहा है। मैन ऑफ जीनियस किसने कहा किसको? तो हीगेल ने मैकियावेली को कहा है। और एक और इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसमें, युग परिवर्तन। युग परिवर्तन, युग परिवर्तन का शिशु है ना, है ना, ये युग परिवर्तन का शिशु ये कहता है सेबाइन, ये कहता है सेबाइन, ये कहता है सेबाइन। आपको ध्यान रखना है युग परिवर्तन का शिशु। देखो प्रोफेसर डनिंग जो है वो तो ये कहते हैं कि अपने युग का शिशु है। तो भाई अपने युग का शिशु तो सब होते हैं, ये कौन बड़ी बात है, हर थिंकर ही अपने युग का शिशु है। सेबाइन क्या कह रहा है? सेबाइन कह रहा है युग परिवर्तन का शिशु है ना, ये युग परिवर्तन का शिशु। अच्छा युग परिवर्तन कैसे हुआ? युग परिवर्तन कहां हो रहा है? युग परिवर्तन ये हो रहा है कि डार्क एज था, डार्क एज से मॉडर्न एज आ गया है, तो ये युग परिवर्तन का शिशु है। तो आपको 4 स्टेटमेंट याद रखना है मैन ऑफ जीनियस। चलिए एक और लिख लेते हैं, हत्यारा, हत्यारा मैकियावेली, हत्यारा मैकियावेली यानी मर्डरस मैकियावेली। मर्डरस या मर्डर जो होता है ना, मर्डरस, यहां मर्डरस शब्द आप रखें, मर्डरस ना, जो मर्डर करने वाले लोग होते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं वैसे। तो एक होता है ना कि हम लिखते हैं अशोक और फिर लिखते हैं सम्राट अशोक। तो सम्राट क्या है? राजा को इंडिकेट करता है, जो अपने राज्य को विस्तार देता है। इसी तरह से यह है मैकियावेली, पहले नाम मैकियावेली था, अब इसने कहा हत्यारा मैकियावेली, मर्डरस मैकियावेली। ये बात कौन कहा था? अब नाम देखो उसके नाम के पहले कुछ ऐसे शब्द दे दें तो चीजें बदल जाती हैं। केवल मैकियावेली अर्थ अच्छा है, यहाँ मैकियावेली मैकियावेली कोई आदमी है, नाम है, और उसके नाम के पहले लिख दिया हत्यारा मैकियावेली। छोटा व्यक्ति नहीं बोला है, ब्रिटेन का बड़ा फेमस व्यक्ति है ना, उपन्यासकार जिसका नाम है शेक्सपियर। हत्यारा मैकियावेली यानी मैकियावेली को हत्यारा की संज्ञा दिया है, मर्डरस की संज्ञा दिया है किसने? ये दिया है शेक्सपियर ने। और एक स्टेटमेंट और याद रखना है, बाकी चीजें हम लोग खत्म कर लेंगे। इसको कहते हैं टीचर ऑफ इविल। इविल, इसको इविल मतलब बुराई है ना, बुराई का शिक्षक, बुराई का शिक्षक, बुराई का शिक्षक कहा गया है लियो स्ट्रॉस के द्वारा, है ना, लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस के द्वारा इसको कहा गया है बुराई का शिक्षक, स्ट्रॉस। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, लियो स्ट्रॉस के द्वारा कहा गया है बुराई का शिक्षक। अब तक हमने इंपॉर्टेंट क्या बात पढ़ लिया है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने नहीं नोट किया होगा तो नोट अभी करना है। फर्स्ट बात ये ध्यान रखना है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली को कहा जाता है। दूसरी बात, क्यों अगर कहें उन्हीं में नीचे एक तीर देके वाई लिख लें, तो इसने धर्म, राजनीति और नैतिकता को अलग किया था, है ना। ये एक बात है आपको ध्यान रखना है। उसमें ये लिख सकते हैं कि नेशन स्टेट की इसने अवधारणा दी, नेशन स्टेट के बारे में किया, है ना। इसने ये जो है, अगर इसके बारे में पृष्ठभूमि अगर थोड़ा देख लिया हमने, तो डार्क एज का एक खिलाफत करता है ना, और राजनीति को एक नया रूप देता है ना, जिसमें कि पहले हर चीज को धर्म के अनुसार व्याख्या किया जा रहा था, अब धर्म को अलग कर दिया गया है राजनीति से। अब धर्मनिरपेक्ष राज आ गए हैं, नेशन स्टेट आ गए हैं, है ना। तो ये चीजें, तो 2 चीजें हमने लिख लिया, ये एक बात ये इंपॉर्टेंट हो गई। और इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि संपूर्ण रेनेसा आ गया है मैकियावेली में। ये कहता है लास्की, अपने युग का शिशु, अपने युग का शिशु, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, ये प्रोफेसर डनिंग कहते हैं। सेबाइन कहता है कि यह युग परिवर्तन का शिशु है, युग परिवर्तन का शिशु है। और मर्डरस मैकियावेली शेक्सपियर ने कह दिया है मैन ऑफ जीनियस, मैन ऑफ जीनियस हीगेल कहता है किसको? मैकियावेली को। और टीचर ऑफ इविल लियो स्ट्रॉस कहता है, यानी बुराई का शिक्षक। मैकियावेली जो है वो बुराई का शिक्षक है, वो अच्छा शिक्षक नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये यथार्थवादी है, और जो भी यथार्थवादी लोग होते हैं वो मानते हैं, मानव के लेकर के, ह्यूमन के लेकर के उनका व्यू होता है कि मानव जो है स्वभाव से स्वार्थी होता है, लालची होता है, डरपोक होता है,
बेईमान होता है, अच्छा नहीं होता, मतलब टोटल मिला के फ्रॉड होता है, तो ऐसे समझे, है ना। तो ये सारी जो बातें यथार्थवादियों में दिखता है, और यथार्थवादी के तौर पे हमने आपको कई सारा नाम बता दिया है। तो आज के क्लास में हमने अभी तक लिए पढ़ लिया है कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन जो कि सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, और हमने आपको बता दिया है कि यह युग परिवर्तन जो हुआ है, आधुनिक एरा जो आ गया है, डार्क एज खत्म हो गया है, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का ये फादर है। इससे संबंधित कुछ बुक्स, इससे संबंधित कुछ स्टडी मेथड, वो सब इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम स्टडी मेथड की इसकी बात कर लें कि मैकियावेली का स्टडी मेथड क्या था, है ना। एक बात पुनः मैं ध्यान दिला देता हूं कि मैकियावेली जो है एक व्यवहारिक थिंकर है, व्यवहारिक चिंतक है, या कोई सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर रहा है ना। अभी वर्तमान समय में राजा को क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसा राजनीति करना है, उस पे ध्यान दे रहा है। यानी शासन को संचालन कैसे करना है, अपने राज्य को कैसे चलाना है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शासन कला। शासन कला यानी स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट। तो आप ध्यान रखें कि मैकियावेली का जितने वर्क है ना, वो सब स्टेट क्राफ्ट पे है। शासन का संचालन कैसे होगा, शासन कला पे उसने सब कुछ बताया है, कोई सिद्धांत का निर्माण नहीं किया है ना। इसने सिद्धांत का विखंडन, उसका खंडन जरूर किया है। जैसे आपको पता है पहले क्या चल रहा था, डिवाइन थियरी चल रहा था कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, भगवान के द्वारा। तो डिवाइन थियरी का इसने विरोध करता है। नेचुरल स्टेट का इसने विरोध करता है कि जो प्राकृतिक है, आंगिक है, जैसे प्लेटो कहा था ना कि नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से आया है, या फिर ये आंगिकी, स्वाययी ऐसा बोलते हैं, जैविक। तो ऐसे राज्य का ये विरोध करता है। ये कहता है कि जो राज है वो स्वाययी, आंगिक, है ना, जैविक या ऑर्गेनिक ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही ये नेचुरल और ना ही ये डिवाइन है ना। ये मानव के द्वारा बनाया गया है। ये कहता है सकारात्मक यानी पॉजिटिव, सकारात्मक कानून का निर्माण करता है, पॉजिटिव सकारात्मक कानून का सिद्धांत देता है। ये क्या होता है सकारात्मक, सकारात्मक कानून का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो राज जो है ना, वो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, नेचुरल लॉ, थियरी ऑफ नेचुरल लॉ, उसका विरोध करता है। थियरी ऑफ डिवाइन लॉ, उसका विरोध करता है। और क्या कहता है कि सकारात्मक कानून का सिद्धांत, यानी इस चीज का ये समर्थक है। अब कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि कानून का निर्माण नहीं किया, वो कर दिया। छोटी, देखो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम किया है, उसमें एक बात अगर छोटी सी कुछ कर दिया है तो उसको नेग्लिजिबल मान के भगा देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। उसने ज्यादा काम किस पे किया है वो ध्यान देते हैं। तो स्टेट क्राफ्ट पे किया है कि जो वर्तमान सरकार है, कोई राजा है, उसको कैसे संचालन करना है अपने राज्य को, उसको सिक्योरिटी कैसे देना है, पावरफुल कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो अभी एक चीज हम लोग अब स्टडी मेथड पे थोड़ा इसके बात करेंगे कि इसका स्टडी मेथड क्या है। तो देखिए स्टडी मेथड में ज्यादा भुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हिस्टोरिकल स्टडी मेथड, बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि मैकियावेली का जो स्टडी मेथड है वो हिस्टोरिकल है ना। आपको याद है एक बात, क्या, इंडक्टिव स्टडी मेथड किसका है, अरस्तू का। डिडक्टिव किसका है, प्लेटो का। तो ये जो डिडक्टिव मतलब प्लेटो हो गया, इंडक्टिव मतलब, और जैसे इंडक्टिव स्टडी मेथड का बात होगा, अरस्तु का वहां यूज ना हो, अरस्तु की व्याख्या ना हो, मतलब ही नहीं बनता है ना। टेलियोलॉजी मेथड आ जाएगा तो हमको अरस्तु को लेना ही पड़ता है। यहाँ टेलियोलॉजी मेथड अरस्तु ने बताया, उसको 4 कॉजेज दे करके व्याख्या किया है, मेटेरियल कॉज, है ना, इफिशिएंट कॉज, फिर उसके बाद फॉर्मल कॉज, फिर फाइनल कॉज, इतना अच्छा उसने डिफाइन किया। तो इसी तरह से आप एक जो स्टडी मेथड है वो किसी एक थिंकर से जोड़ दिया गया अगर, तो इंडक्टिव या टेलियोलॉजिकल मेथड को हम अगर अरिस्टोटल से जोड़ दे रहे हैं, इंडक्टिव को, है ना, अगर हम जोड़ दे रहे हैं माफी चाहूंगा, डिडक्टिव को हम जोड़ दे रहे हैं प्लेटो से, तो हम हिस्टोरिकल को अभी हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैकियावेली का स्टडी मेथड जो था वो क्या था, हिस्टोरिकल था। इसका स्टडी मेथड इंपेरिकल भी था, अनुभव मूलक था, इंपेरिकल, है ना। तो इंपेरिकल, हिस्टोरिकल, अनुभव मूलक, तो ये चीजें 2 स्टडी मेथड आप इसमें ध्यान रखें कि ये हिस्टोरिकल है और इंपेरिकल है।